And from today, I am going to start a new lecture series for General Aptitude section for CSI and NET and GATE. So let's start our first topic from General Aptitude. Okay. So here our series start for General Aptitude section for CSI and NET and GATE. Okay. This series is very important for both the exams. And first of all, I will collect all the formulas which are required to solve this question for GATE and NET exam. This is very important thing. So you don't need to search everywhere for these formulas. So our first topic is number system. I will complete my lecture series with all the topics completed. So our first topic is number system, which looks quite easy. Here are very little formulas and simple calculations, so you can easily attempt question from this section. So let's start from this topic. Our first concept is if you have LCM and SCF of two numbers, then HCM into LCM, SCF into LCM, HCF into LCM is equal to product of the two numbers. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि इसका सिंपल सी मीनिंग ये कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स है और उनका हमारे पास क्या दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट वही होगा जो है एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू नंबर है ऑफ टू नंबर वो किसके बराबर होगा वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा ठीक है आई विल नॉट टेल यू हियर ऑल द बेसिक कंसेप्ट लाइक डू यू नो है ना डू यू नो ऑलरेडी like natural numbers, real number, complex number. So I will not explain these things, but some things like what I think are important. Like, do you know about composite? अगर एग्जाम में क्वेश्चन कोई दे देता है और उसमें बात करता है कंपोजिट नंबर की तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्या है ठीक है तो कंपोजिट नंबर क्या होता है नंबर विद मोर देन टू फैक्टर्स ओके नंबर्स विद मोर देन टू फैक्टर्स maybe you are thinking why I am explaining this basic concept because sometimes questions are asked about composite number and we don't even know what is composite number. That's why I am explaining it. Okay. And you already know what is prime number, so I don't need to explain it. And third concept, what I am going to explain is अच्छा क्या तुम एग्जांपल बता सकते हो कंपोजिट नंबर के तो एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए जैसे कि हमारे पास 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया और 9 भी हो गया क्यों क्योंकि अगर हम इसके देखेंगे 4 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है ठीक है तो इसके 3 फैक्टर हो गए तो दो से ज्यादा अगर फैक्टर होते हैं इसी तरह 6 के भी देख सकते हैं और 8 और 9 के भी ठीक है 0 एंड 1 जो होते हैं वो ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम है ना यहाँ पे लिख लेते हैं 0 एंड 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम ठीक है ये प्राइम भी नहीं है क्योंकि प्राइम हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से प्राइम तो और 2 क्या होता है 2 एक हमारे पास ऐसा होता है जो कि इवन प्राइम नंबर है बाकी जितने भी प्राइम होते हैं हमारे सब ऑड प्राइम होते हैं क्या तुम्हें ये क्वेश्चन पता है ये बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि देयर आर 25 प्राइम नंबर्स लेस देन 100 अगर तुमसे पूछता है कि 100 से कितने लेस देन प्राइम नंबर हैं तो कह रहा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि देयर आर 25 प्राइम्स लेस देन 100 अगर 100 से कम देखेंगे तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं 25 प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि लेस देन 100 होते हैं अब यहाँ पे हम अपना फोर्थ पॉइंट देखेंगे फॉर एनी इंटीजर फॉर एनी इंटीजर फॉर एनी इंटीजर ए अगर हमारे पास कोई ए जो है वो इंटीजर नंबर है एंड प्राइम नंबर पी और हम कोई प्राइम नंबर प्राइम लेते हैं पी ठीक है देन जो ए की पावर पी है माइनस ए इज ऑलवेज डिविजिबल
बाई ऑलवेज डिविजिबल बाई पी, ऑलवेज डिविजिबल बाई पी। क्या इस चीज को तुम चेक कर सकते हो? जैसे कि हमने बोला कि कोई भी हमारे पास इंटीजर लेता है, तो मान लेते हैं हमने सबसे इजी ले लेते हैं, या फिर चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 ले लिया और यहाँ पे हमने सपोज कर लो ले लिया कितना, प्राइम नंबर लेना है, तो हमने ले लिया, अच्छा 3 प्राइम भी, ठीक है। इंटीजर अगर 3 लेते हैं तो हमारे पास 3 प्राइम भी होगा, तो हम और कुछ ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक प्राइम, और यहाँ पे ले लेते हैं 3, 2 की पावर 3 - 2। तो हमारा ये देखो इस थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए कि इसको डिविजिबल होना चाहिए किससे, प्राइम से, जो भी हमारा प्राइम है पी, यानी कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या देखो यहाँ से कितना आएगा, 2 - 3 = 4, 8 -2/3, मतलब आ रहा है 6/3, मतलब सीधी सी बात है, ये हमारा क्या है, देखो डिविजिबल हो गया, 2 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है एक तरीके से, इसको तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है, बट थोड़ा सा इनको याद रखने की जरूरत है। अब नंबर थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जिसको बोलते हैं फॉर्मेट थ्योरम। शायद तुम लोगों ने पढ़ा रखा होगा ग्रुप थ्योरी के अंदर, है ना, ग्रुप थ्योरी के अंदर पहले चैप्टर में इस चीज को तुम पढ़ोगे तो वहां तुम्हें मिल जाएगा फॉर्मेट थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम क्वेश्चन, लाइक व्हाट दिस क्वेश्चन, व्हाट दिस थ्योरम सेज। इसमें सिंपल सा हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास क्या है, ए कोई हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, ए इज इंटीजर, ठीक है, और पी क्या होना चाहिए, पी कोई प्राइम होना चाहिए, देन जो थ्योरम कहती है वो कहती है कि a⁻p - 1 जो होगा ऑलवेज क्या होगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, 1 मॉडुलो पी के। इसका सिंपल से मीनिंग देखो ये है कि अगर a⁻p - 1 कन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो पी, ठीक है, या फिर इसका सिंपल सा मीनिंग हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम a⁻p - 1 डिवाइड करते हैं p से, ठीक है, अगर मैं a⁻p - 1 को डिवाइड करता हूँ p से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 1, ठीक है। इस कंसेप्ट को क्या तुम सोच सकते हो इसके लिए, चलो सोच के बताओ इसको। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर है, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दैट p, है ना, p डज नॉट डिवाइड a, यानी कि जो हमारे पास प्राइम नंबर होगा वो कभी भी डिवाइड नहीं करता है, ये बात को तुम्हें नोट करना है, a को डिवाइड नहीं करना चाहिए, नोट ये। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकता हूँ इसका, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया कोई प्राइम नंबर, हमने ले लिया यहाँ पे 7, प्राइम ले लेता हूँ 7, और जो हमारे पास होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मान लो सपोज करो इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूँ, तब यहाँ से क्या होगा, हमने लिखा यहाँ से a⁻p - 1 यानी कि 3⁻7 - 1, 3⁻6, क्या ये थ्योरम ट्रू है कि नहीं ये देखना है। तो 3⁻7 - 1, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 3⁻6। अब थ्योरम के हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ किससे, p से, यानी प्राइम से 7 से, तो कितना आना चाहिए मेरे पास, 1 आना चाहिए। चेक करते हैं 3⁻6 कितना होता है, 3⁻6 कितना होगा, अगर मैं 3⁻6 को देखूँ तो ये हमारे पास जाता है 729 है, यही तो होता है। अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 729/7, इसको अगर मैं करके देखूँ तो कितना है, तो हमारे पास सिंपल सा पता चलेगा 1 रिमाइंडर आ रहा है, देखो 7 - 7 करोगे और इस 7 4 28 हो जाएगा, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ठीक है, ये तो हमारी क्या है, करेक्ट, इसका थ्योरम तो मतलब करेक्ट है ही, फिलहाल मैंने चेक करके बताया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इसी पे आती है एक विल्सन्स थ्योरम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास आती है विल्सन थ्योरम। अब देखो विल्सन की थ्योरम क्या होती है यहाँ से, दैट इज, देखो विल्सन थ्योरम क्या होती है हमारी, ये होती है क्या होती है कि अगर हम बोले कि p - 1 +1 है तो कन्वर्जेंट होगा 0 मॉडुलो p के, या फिर इसको, है ना, देन हमारे पास क्या इम्प्लाई करता है कि p प्राइम है, या फिर इसको ज्यादा सिंपल वे में अगर हम समझे तो ये बोल सकते हैं कि, है ना, ऑलवेज रिमेंबर, कहते हैं कि नेचुरल नंबर n, है ना, कहते हैं कि नेचुरल नंबर n इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर अगर n लेते हैं तो प्राइम कब बनता है, कहता है कि इफ एंड ओनली इफ, कहते हैं n - 1 फैक्टोरियल कन्ग्रुएंट हो किसके, -1 मॉडुलो, -1 मॉडुलो n, सॉरी यहाँ पे n लेके चलते हैं, क्यों n ले रहा हूँ मैं, ये बात को समझो। अगर मैं यहाँ पे पी लूंगा तो प्राइम दिखाई देगा, लेकिन वो हम लेते हैं, बात यहाँ पे ये होती है कि अगर कभी भी हमारे पास हमने लिया कि हमने क्या बोले कि n हमारे पास कोई प्राइम है, ठीक है,
तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी कि n माइनस वन फैक्टोरियल अगर करोगे तो वो कन्वर्ट किसके आएगा, माइनस तो वन मॉडुलो n। अच्छा, पे कन्वर्ट का मीनिंग पता है? इसका मीनिंग ये होता है, कन्वर्ट जैसे लिखा है तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम इस n से डिवाइड करते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल को तो रिमाइंडर माइनस वन आना चाहिए, है ना? और इसके अपोजिट यानी कि दो, ये कंडीशन जो दोनों तरफ से इम्प्लाई कर रही है कि अगर ये वाली कंडीशन इधर वाली होल्ड करती है तो हमारे पास ये बात ट्रू होगी कि n हमारा हमेशा प्राइम मिलेगा, और अगर n प्राइम है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब देखो, अगर मैं कोई एग्जांपल लेके चलता हूँ, सपोज करो कि मैंने n को कोई प्राइम नंबर लिया, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 7, थोड़ा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 7 माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो कैसे? क्योंकि हमें चेक करना है कि n प्राइम है, n हमारा प्राइम होना चाहिए था ना, तो n माइनस वन फैक्टोरियल हो गया। इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कन्वर्ट कितना आना चाहिए था, माइनस टू। चेक करता हूँ मैं, इसकी वैल्यू कितनी है कि 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 7, मीनिंग क्या हुआ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करोगे अपॉन 7 करोगे। इसको जरा सॉल्व करो, इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 720 आ रही है। इसको डिवाइड करूंगा 7 से, अगर 7 से डिवाइड करो तो देखो ये डिवाइड हो जाता है, कब हो जाता है, अगर यहाँ पे 721 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, ऐसा होता ना, 7 हो जाता, 7 3 21 हो जाता। बट यहाँ पे देखो 720 से इसका जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, सीधे सी बात है, रिमाइंडर इसका माइनस वन बचेगा। भाई ऐसे कर सकते हो ना, सीधी सी बात है, इसका रिमाइंडर आ जाएगा माइनस वन। इसका मतलब है कि हमारी ये थ्योरम करेक्ट है। मतलब थ्योरम वही बात होगी कि थ्योरम तो करेक्ट है ही, हम इसको चेक करने के लिए चेक करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी भी इस तरीके से हमारे पास n कोई प्राइम नंबर दिए थे और उसको प्राइम से ही डिवाइड करना हो, फैक्टोरियल तुम देख रहे हो, तो तुम्हें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे रिमाइंडर का आंसर लगा दो माइनस वन। अब इसी में हमारे पास एक थ्योरम आती है, कौन सी, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, ठीक है, यूलर्स थ्योरम तो पढ़ी होगी। अरे ये सब ग्रुप थ्योरी का पार्ट है पूरा, यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर तुम आसानी से पढ़ सकते हो। अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल, हमने कहा कि कोई भी नेचुरल नंबर n लेते हैं, बिलोंग्स टू n लेते हैं, और कोई भी a लेते हैं जो a का करता है, ये हमारे पास कैसा है, a कोई भी इंटीजर होना चाहिए, तो हमने a को इंटीजर ले लिया। एंड हमने क्या बोला, एंड हमारे पास क्या दे रखा है कि अगर हम दोनों का जीसीडी चेक करते हैं और जीसीडी ऑफ a n इक्वल टू वन आ जाए, देन a टू द पावर 5 ऑफ n, है ना, a टू द पावर 5 n इक्वल टू, यानी कन्वर्ट होगा किसके, वन मॉड a टू द पावर 5 n जो हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके, वन मॉड n के, वन मॉडुलो n के। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज कर सकते हैं काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? अगर हमारे पास कभी भी बड़ी बड़ी पावर्स दी जाती हैं तो उनको सॉल्व करके हम फाइन की हेल्प से उसको सॉल्व कर लेंगे और हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे फाइन पता होना चाहिए, फाइन क्या है, यहाँ पे फाइन को हम बोलते हैं यहाँ पे यूलर टोशन फंक्शन। यूलर टोशन फंक्शन ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन इक्वल टू n। फाइन यूलर का टोशन फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन इक्वल टू, या फिर हम इसको x से लिख सकते थे, बेटर होता है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर विच आर लेस देन इक्वल टू n एंड को प्राइम टू n। ठीक है, यानी कि x और n का जो जीसीडी आएगा, जीसीडी ऑफ x n मस्ट बी वन, जीसीडी ऑफ x n मस्ट बी वन। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करता है, हमें क्या करना होता है, मतलब कि जो टोशन फंक्शन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर विच आर लेस देन इक्वल टू n को प्राइम टू। ठीक है, इसी चीज को ऐसे जीसीडी वाले को हम कभी कभी को प्राइम भी बोलते हैं। को प्राइम का मीनिंग वही होता है जो जीसीडी का मीनिंग होता है। अगर को प्राइम मतलब कि उनका जीसीडी क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो देखो इस थ्योरम को समझने के लिए हम जैसे कि एक क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया, मान लो कोई हमने क्वेश्चन लिया, क्या है कि अगर हमारे पास ये दे देता है एग्जाम में कि 3 की पावर 100 को डिवाइड करते हो 7 से तो तुमसे रिमाइंडर पूछ देता है। ठीक है, अब तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे यूनिट जेड के हेल्प से रिमाइंडर वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस तरीके से भी कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत कह दे सकते हैं। बट यहाँ पे तरीका क्या है, दिखते हैं, हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि जो हमारे पास 3 और 7 है, ठीक है, ये हमारे पास ए की पावर एन वाला फॉर्म बनना है ना, ए की पावर 5 n कन्वर्ट वन मॉडुलो n। तो हम ये देखते हैं ये ए है हमारे लिए, ये एन है, क्या ए और एन का जीसीडी चेक करें हमने? तो हमने चेक किया जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन, यानी कि 3 7 का जीसीडी कितना है, वन है।
तो हमारे पास ये थ्योरम अप्लाई हो जानी चाहिए था। ठीक है, तो हम इसी थ्योरम को लगाते हैं और हम क्या देखते हैं कि 3 की पावर 5 है। ठीक है, तो 3 की पावर 5 का मतलब हो गया यहाँ से 5/7 करेंगे। ठीक है, और ये कन्वर्ट किसके बन जाएगा, 1/7 के। अच्छा, हमने तुम्हें एक बात नहीं बताई, अगर हमारे पास जो फाइन होता है, ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, फाइन के लिए फार्मूला क्या होता है, एन। देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि अब ये फंक्शन आ चुका है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी, तो इसको बेसिक से समझ लेते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एन नंबर एन दिया, तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं हमेशा प्राइम के फैक्टर्स के फॉर्म में, है ना, जैसे कि पी की पावर ए मान लो आता है, क्यू की पावर बी। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, क्यू की पावर बी एंड आर की पावर सी, सब कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। तब हमारे पास जो फाइन आता है उसके लिए फार्मूला होता है एन 1 - 1 ओवर पी, जो भी प्राइम नंबर है, फिर 1 - 1 ओवर क्यू एंड 1 - 1 ओवर आर। बट अगर यहाँ पे एन हमारे पास क्या हो जाए, एक प्राइम नंबर हो, तो हमारे पास फार्मूला बहुत ही आसान हो जाता है, 5p सिंपल सा लिख दो p - 1। एक तो फार्मूला यार तुम लगा ही सकते हो, अगर तुमसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूछता है लेस देन इक्वल टू एंड कोप्राइम तो तुम यार यूलर का क्वेश्चन फंक्शन को थ्योरम पढ़ा होगा, उससे फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर आ जाता है तो सीधे सीधे p - 1 कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो 3 की पावर 6 कंप्यूटर होगा किसकी, 1 - 7। अब देखो हमें क्या करना है, हमें 3 की पावर 6 नहीं 100 चाहिए। 100 कैसे लाएंगे, तो हम 6 से एक बार 100 को डिवाइड करके देखें कितना है। अगर 6 से 100 को डिवाइड करोगे तो करीब करीब कितनी बार जाता है, 16 बार जाएगा, 96, और तो हमारे पास 4 बचेगा। यानी कि अगर मैं 3 की पावर 6 है इसकी पावर 16 कर दूं, ठीक है, तो ये करीब कितना पहुंच जाएगा। अब जब इसकी पावर 16 का, तो इधर भी 1 की पावर 16 हो जाएगी और यहाँ पे mod 7 इसी रहेगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 3 की पावर 96 हो गया। देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर 96 कन्वर्ट 1 - 7। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए पूरी पावर, तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 96 इंटू क्या कर देंगे, 3 की पावर 4। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ 3 की पावर 4 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो इधर भी, जो इधर कर रहे हैं वही था, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी चीज को इधर मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये आ जाएगा mod 7। मतलब कि इसका सिंपल सी मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं 3 की पावर 100 को, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या रिमाइंडर आएगा, 3 की पावर 4 रिमाइंडर आएगा, है ना, ये चीज है। तो कन्वर्ट होगा किसका, 3 की पावर 4 मॉडुलो 7। लेकिन हमें ये भी पता है कि अभी भी जो 3 की पावर 4 है वो भी तो क्या हो सकता है, भाई रिमाइंडर 3 की पावर 4 आ रहा है, लेकिन जब 3 की पावर 4 को भी तो 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें तो और कम रिमाइंडर चाहिए। तो 3 की पावर 4 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ कितना बचेगा, 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81। 81 को 7 से डिवाइड करो तो वो रिमाइंडर बचता है ऐसे। ठीक है, 7 एकम 7 7 7 एकम 7 4 11, ठीक है, तो अगर 4 रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 की पावर 100 कन्ग्रुएंट 4 mod 7। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है यहाँ से, रिमाइंडर आ रहा है 4। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर जल्दी कंसेप्ट समझ लोगे तो फिर आसानी से लगाया जा सकता है। अब देखते हैं आगे के इसके कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन एम फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे ये बता देते हैं कि एम हमेशा क्या होगा, एम बड़ा होगा तभी तुम निकाल सकते हो, एम यहाँ पे क्या होना चाहिए, चलो ठीक, एम ग्रेटर देन एन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाओ m/n प्लस m/n² प्लस m/n³। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सारे। ठीक है, इस तरीके से करते जाएंगे जब तक हमसे सॉल्व हो पाए, है ना। अब देखो जैसे कि पूछता है, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 100 फैक्टोरियल के हाईएस्ट पावर ऑफ 7 कितनी पॉसिबल हो सकती है, क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे करोगे, इसके लिए सिंपल सा हमें फॉर्मूला यूज कर देना है, 100/7 करेंगे, यहाँ 100/7 आ जाएगा, प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे 100/7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो
सीधी सी बात है, 100/7 का क्यूब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमेशा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हमें इससे 100 से कम ही नंबर लेके चलना है। तो अगर क्यूब कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, जहाँ जीरो लिख देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर नहीं लिखते हैं सीधे। तो 100/7 करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 14 आना चाहिए ना, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा इस तरह से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 14 लेना होगा, और प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, 100/49, ये तो हो रहा है 100/49, यानी कि वन टाइम जाएगा सिर्फ। तो यहाँ आ जाएगा 14। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हमें खाली इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो 14 और प्लस यहाँ से 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 ले लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बोल रहा है कि फिर हाईएस्ट पावर ऑफ 7 कितनी होगी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 7 हो सकती है 15 इस क्वेश्चन। यही आंसर है इसका। सर कुछ गलत कर दिया लग रहा है, तो देखते हैं क्या। देखो यहाँ से बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए मिस्टेक्स हो जाती है ना। जैसे कि हमने क्या किया, 49 को देंगे, यानी कि यहाँ पर 49, तो 49 यहाँ पर 2 टाइम होता है, सीधी सी बात है, तो 2 टाइम जाएगा, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 15। गलती कर दिया था यहाँ पे छोटी सी, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। Sometimes there is question from the same concept. If you have to find the number of zeros in factorial, है ना, नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस इन एन फैक्टोरियल, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? तो हमें क्या करना है इसमें, फाइंड हाईएस्ट पावर 5 इन एन फैक्टोरियल। दैट इज हमारा जो सिंपल सा फार्मूला है कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या बन जाता है, जो भी हमारे पास नंबर दे रखा है वो अपॉन 5 लिख लो, प्लस n/5 का स्क्वायर, प्लस n/5 का क्यूब, और ये सभी क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अप टू सोन करते करते लिखते चले, ठीक। ठीक, इससे हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे कि देखो गेट का, जैसे कि 2026 का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 2026, है ना, नंबर ऑफ जीरोस इन 2026 फैक्टोरियल। तो आंसर तो मुझे पता नहीं है, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, फिर भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे 2026/5, ठीक है, प्लस 2026 ओवर 5 स्क्वायर, प्लस 2026 ओवर 5 क्यूब। कब तक लिखेंगे, जब तक कि जो इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ठीक है, डिनोमिनेटर वाले जो 5 के बराबर है वो क्या हो जाए, 2025 से बड़ी ना हो, मतलब 2026, तो 26 चला, 26 लिख देते हैं, तो 125 हो गया। फिर कितना आएगा, 2026, ठीक है, अपॉन 5 की पावर 4, यानी कि कितना होगा, 625, है ना। फिर आ जाएगा, अच्छा अब अगली बार अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस अगर करते हैं लोग यहाँ से 2026/5 की पावर 5 करते, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, 625 में 3125 बचाती है, तो इसकी पावर ज्यादा हो जाएगी, तो इसको नहीं लिखना है, ठीक। कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक जरूरत है। 25 25 125 है ना, 25 625, 4 बार, बस। अब देखो, अगर मैं इसको 5 डिवाइड करता हूँ, 5×20, फिर जीरो लगाया, 25 25, ठीक है, तो 405 मेरे हिसाब से आ जाएगा, 0.2 समथिंग आएगा, प्लस कर देता हूँ यहाँ से, प्लस कर देता हूँ, फिर 25 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 25 8, पूरा जाएगा 8 बार, 25 8 200, फिर 2 बच रहा है, तो 25 × 25, ठीक है, तो 25 8 200, 25 × 25, प्लस किया, यहाँ 125 है ना, तो अगर मैं इससे काटूंगा तो 100 कितनी बार जाएगा, 20 बार तो जा नहीं सकता है, 125 है, 2025 से 2026 और यहाँ कितना है, 125, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखो तो ये 125 से है, इसको तुम कैलकुलेशन करोगे थोड़ा लेंदी पड़ेगा इधर, फिर भी ये 17 टाइम्स है, ठीक है, ये 17 टाइम आ गया, और यहाँ पे करेंगे 625 है, तो मुश्किल से 6×3 = 18 है, 625 आएगा, तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, ठीक है, तो 3 बार जाना चाहिए। इन सबका सम कर लेता हूँ, जो भी आएगा, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर 16 बार जाएगा, वही मुझे लग रहा था यहाँ से, तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी,
इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 505, 505 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे क्या हो सकता है। देखो एक ही कंसेप्ट है हमारे पास। ये कौन सा पॉइंट चल रहा था हमारा? पॉइंट नंबर 9 है ना। तो पॉइंट नंबर 10 ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 10 हमारा क्या है? कह रहे हैं कि कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर ए की पावर एन है ना, मतलब कि ए कोई भी नंबर लिखा है, ए की पावर एन अपॉन ए प्लस वन। ए की पावर एन को अगर मैं ए प्लस वन से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर ए की पावर एन है, ठीक है, ए की पावर एन ओवर ए प्लस वन, ठीक है, इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज, ये रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर ऑलवेज ए आएगा। अब इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो ए आएगा इफ एन इज, अगर एन हमारा ऑड हो, है ना, इफ एन इज ऑड, है ना, एंड इसका जो रिमाइंडर आएगा वन आएगा इफ एन इज इवन। ठीक है, ये बात याद रखोगे तुम। ए की पावर एन अपॉन ए प्लस वन, इस तरह का कोई भी नंबर ले लो तुमने, हमने मान लिया, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है, तुम चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ 37 है हमारे पास, ठीक है, या फिर कोई छोटा नंबर लेके देखें। ठीक है, यहाँ पे 8 ले लेते हैं। 8 की पावर 4, और यहाँ लिख लेते हैं कितना? 9 लिख लेते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए? क्योंकि हमारे पास एन इवन है तो हमारे पास रिमाइंडर वन आना चाहिए। तो 8 8 64, 8 512, 512 इंटू 8 कुल मिला के। अरे इसको हम कैलकुलेटर से ही चेक कर लेते हैं। 8 की पावर 4, ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, तो हम, मैंने भी चेक करके देखा, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर सपोज करो 8 की पावर 24 दे दीजिए। अब तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, अब तो नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लाई करके तुम रिमाइंडर चेक ही नहीं कर सकते हो। तो सिंपली अगर यहाँ पे 8 की पावर 24 दे दिया जाता है और इसको एन से डिवाइड, 9 से डिवाइड करना, तो इसका रिमाइंडर वन आ जाएगा। और अगर वहीं यहाँ पे वो क्या कर देता है, 8 की पावर मान लो 87 दे देता है, क्योंकि यहाँ पे ऑड हो चुका है, तो ऑड के केस में उसको 9 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? इफ एन इज ऑड है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ए के बराबर आ जाता है। ए कितना है यहाँ पे? 8 है, तो रिमाइंडर में से कितना आएगा? 8 है। ये बात याद रखो, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट आंसर इससे मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। ठीक, इन दोनों पॉइंट को याद रखें। अब देखो इसी में एक फॉर्मूला और है, इसी तरह का सेम टू सेम। अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन मिल जाता है, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म को, किस टाइप का, ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन की पावर एन, ठीक है, अपॉन में ए दिया है, देन जो रिमाइंडर होगा, देन रिमाइंडर इज ऑलवेज वन, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होता है? इसका रिमाइंडर जो भी है वो ऑलवेज वन ही होगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज वन, ठीक है, ये बताया देखो, है ना, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसका रिमाइंडर क्या आता है? वन। बाकी इसके, उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, या फिर तुम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के यूज करो, ज्यादा बेटर होगा, इसमें प्रूफ समझने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का कभी भी एक्सप्रेशन दिखाई दे तो तुम किसी की, अगर जैसे ए के मल्टीपल के फॉर्म में प्लस वन करके इसको लिख पा रहे हो ऊपर वाले को, है ना, और नीचे हमारे पास ए आ रहा है उसी तरह से, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो वन आएगा। जैसे कि, और यहाँ पे जो एन होता है, मतलब कि यहाँ से एन से कोई लेना देना है नहीं, ये जो एन है ये फ्री है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई भी लेना देना मेरा नहीं है, सिंपल सा तुम्हें रिमाइंडर चेक करना है और उसका रिमाइंडर वन आना है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल 37 है यहाँ पे, और इसकी पावर मान लो दी है समथिंग 1 2 3 6 5, 1 2 3 6 5, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 9 से। तो अब तुम इसको सॉल्व करने तो बैठोगे नहीं, इसको सॉल्व किया भी नहीं जा सकता इतनी आसानी से, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने क्या चेक किया, ये हमारे पास किस फॉर्म का है, देखो इसको मैं लिखूंगा, और ये है 9 है, तो 9 इंटू 4, ये हो गया, एक्स के फॉर्म का हो गया, 9 इंटू 4 और प्लस वन, और इसकी होल पावर कितनी आ गई है? 1 2 3 6 5, और इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 9 से, तो मैंने देखा ये एक्स प्लस वन के फॉर्म का हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? सीधे सीधे वन आएगा। कोई जरूरत नहीं है, खाली ये वाला जो पार्ट है वही इसका रिमाइंडर बन जाएगा, ये है इसका आंसर।
ये कंसेप्ट याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैं बना सकता था यहाँ पे, सपोज करो मैं बना देता हूँ यहाँ पे कुछ, हम्म, अगर मैं बना दो इसको 99 है ना, 99 टू द पावर 1003 ओवर 14, ठीक है, तो भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखो यहाँ पे हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, 14 × 7, 14 कितना होता है, 98 होता है ना, तो +1 हो जाएगा, और इसका और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, एक सेकंड को है ना थोड़ा सा, है ना, तो ठीक है देखो, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ मैंने इसको क्या किया, 14 × 7 कर दिया, +1 कर दिया, अपॉन में कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और इसकी पावर कितनी है, 1003, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा सिंपली यहाँ से, क्योंकि मैं इसको ax+1 के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, इसके भी रिमाइंडर आएगा 1, तो यही मेरा आंसर है। देखो जनरली क्या होता है, पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मगर जल्दी के चक्कर में है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके चक्कर में हमें लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन, जबकि वो होता नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि एग्जाम में गेट और नेट जैसे एग्जाम काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं तो उनको इजीली सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट इस टाइप के क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इन्हें याद करनी है। अब हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 12, ठीक है, जितने भी कंसेप्ट होंगे सब मैं इसी वीडियो में बता दूंगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो आखिर तक वीडियो जरूर देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए, जैसे कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम कंसेप्ट ना बोल के हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इस तरह के तुम्हें क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन तो एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि मान लो हमें नंबर ऑफ जीरो बताने हैं प्रोडक्ट के अंदर, 5 हो गया इंटू 10 हो गया, ठीक है, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, और फिर 40 एंड 45। इस एक्सप्रेशन के अंदर दूसरा पूछा नंबर ऑफ जीरो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो चेक कर लो कि इसको 2 की पावर 5 की पावर में फॉर्म में लिख लो, कितने 2 आ रहे हैं कितने 5 आ रहे हैं, फिर जैसे कि मैंने यहाँ देखा यहाँ कितने 5 आ सकते हैं, देखो एक 5 यहाँ से आएगा, तो 5 की पावर देखो 1, फिर यहाँ 2, यहाँ आ जाएगी 3, है ना, उसको लिख लेता हूँ ना, देखो यहाँ आ जाएगा 5, फिर कितना आएगा, क्या आ जाएगा 5 × 2, ये कितना आएगा 5 × 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 5 × 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5 की पावर 2 आ जाएगा, फिर 5 × 6 आ रहा है, मतलब 5 × 3 × 2 है एक्चुअली ये, फिर यहाँ कितना आ रहा है 5 × 7 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 5 × 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब 2 की पावर 3, यहाँ कितना आ रहा है 5 × 9, यानी कि 3 की पावर, तो हमें 3 की पावर से कोई लेना देना नहीं, हमें खाली 5 और 2 चेक करने कितने 5 आए, देखो 2, यहाँ चेक करते हैं, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है, तो यहाँ पे जब 5 की पावर कितनी आ रही है 10 आ रही है, अब 2 की चेक कर लेते हैं, 1, फिर 2, 3, यहाँ 2 की पावर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ, फिर 4, 4 और 3 7, ठीक है, तो 2 की पावर कितनी आ रही है 7 आ रही है, तो यहाँ पे जीरो कितने हो जाएंगे, जो मिनिमम होगा, जिसकी पावर मिनिमम आएगी वही जीरो हो जाएंगे, तो 2 की पावर 7 आ रही है, 7 जीरो, काम खत्म, ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। तो एक बार चेक कर लेना आंसर करेक्ट है कि नहीं, वैसे इसका आंसर यही, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 7 जीरो आ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं इसको सॉल्व करने की। Friends, now our next step is if n is any natural number, तो then हम जानते हैं कि हम n को कैसे लिख सकते हैं, n को हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइम के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि n इक्वल टू p टू द पावर a, q टू द पावर b एंड r टू द पावर c के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, जहाँ पे p q r प्राइम है, देन कह रहे हैं कि सम ऑफ जो पॉजिटिव डिविजर्स होगा, ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ पॉजिटिव, पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, वो क्या होता है टाउ ऑफ n, टाउ ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इसकी पावर्स हैं a b और c, उनमें खाली 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a+1 b+1 इंटू c+1, ठीक। अगर हम सम की बात करें तो सम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सिग्मा, इसको हम सम को लिखते हैं सिग्मा ऑफ एन से, ठीक है, इस तरह से सिग्मा ऑफ एन से लिखते हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, p टू द पावर, जो p की पावर a था यहाँ पे, तो p की पावर a+1 -1 अपॉन p -1, q टू द पावर b+1 -1 अपॉन q -1 so on। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो एड टू द पावर टाउ n अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है।
अब 100 के लिए देख सकते हैं 100 की पॉजिटिव डिजिट कैसे निकालूं, तो 100 को पहले हम लिख लेते हैं प्राइम के मल्टीपल के फॉर्म में, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टाउ 100 कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 वैल्यू आ जाएगी, और 100 के डिविजर्स भी कितने होते हैं, 9 होते हैं। इस तरह से हम इसका सेट बना सकते हैं पूरा। अब इसका हम सेम चेक करके देख लेते हैं कि हमें फॉर्मूले को वेरीफाई करना था यहाँ से। तो हमने तो इसका सम निकाला इस फॉर्मूले के थ्रू, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 217। ठीक है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट निकाला, तो प्रोडक्ट आएगा 10 की पावर 9। अब देखो जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, फिर भी हमें इसको समझ लेना चाहिए एक बार, है ना। तो अगर हमारे पास कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो इस इक्वेशन का देखो पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ये सब डिपेंड करता है के की वैल्यू पे, के कैसा है ना, कि हमारे पास कैसा होना चाहिए, देखो या तो ऑड होगा या इवन होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास के कैसा है, ऑड है, पहली कंडीशन की अगर ऑड हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब हमारे पास फार्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ के, ये वाला फार्मूला है ना, अपॉन 2, यानी कि टाउ के अपॉन 2। अगर के हमारे पास ऑड हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ऑड और परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या होगा, जैसे कि 49 हो गया, ठीक। फिर जैसे कि यहाँ पे कह रहा था कि के हमारे पास ऑड हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि यहाँ पे 47 ले सकते हैं, ठीक। तो ये ऑड है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर हम 49 लेंगे तो ये ऑड है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, ये चीज होगी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते थे 47 का, और यहाँ पे ले सकते हैं 49, ये ऑड और परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउ के माइनस 1/2, इसके लिए निकाल सकते हो टाउ के की वैल्यू। यहाँ लिखोगे टाउ के का मतलब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है, उसको 7 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, -1/2। तो इसके लिए डिविजन कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 है, 2 की पावर हो जाएगी 1 3, 3 माइनस 1 2/2, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अभी भी बनी ही बनना है, ये चीज है। इसी तरह से 47 के लिए लिख लोगे, 47 के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, टाउ की 47 को प्राइम ही है, क्योंकि प्राइम नंबर खुद ही है मेरे हिसाब से, है ना। तो 47 अगर प्राइम है तो इसके पास कितना आ जाएगा, 1+1/2, ये तो आएगा। मतलब टाउ के करोगे ना, तो टाउ के लिए कितना हो जाएगा, 47 की पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हो उसको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी पावर 1 है तो 1+1, और ओवर में कर दोगे 2, ये टाउ के अपॉन 2 की वैल्यू होगी, तो इसके पास कितना आ जाएगा, वही सॉल्यूशन है। इस तरीके से इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 36 का, ये हमारे पास इवन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर है। अब इवन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास देखो क्या बनता है, ये वाला केस है लास्ट, इवन नंबर भी और परफेक्ट स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, टाउ के की वैल्यू कितनी है, 36/4 -1/2, मतलब 4 9 36, तो कितना आ जाएगा, टाउ ऑफ 9 -1/2। टाउ 9 की वैल्यू 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे 2+1 हो जाएगा, यानी कि 3 -1/2, वन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास, इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास ये काफी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट थे किसके लिए, नंबर सिस्टम के लिए। अब इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह ट्राई कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, है ना। या फिर उसका नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पहले इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 5 अपॉन डिवीजन। है कि अगर मैं उस नंबर को कह रहा है कि हमें एक ऐसा पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए जो कि रिमाइंडर देता है 5, कैसे डिवाइड होने पर, 12 15 और 20 से डिवाइड होने पर, ठीक है। और उसके बाद हमें उस नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है। तो देखो हम मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा क्या होगा, कोई एन नंबर है। तो जब एन को हम कहता है कि 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 5, यानी कि एन कन्वर्ट 5, है ना, मॉडुलो 12, 12 से डिवाइड करने पे आ रहा है। फिर एन कन्वर्ट 5 मॉडुलो 15 है, और एन कन्वर्ट 5 मॉडुलो, यानी कि तीनों से डिवाइड करने पर उसको रिमाइंडर कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। और हमें क्या चाहिए, लीस्ट यहाँ पे चाहिए, देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर के लिए क्या करना है, हमें पहले इन तीनों का 12 15 और 60 का एलसीएम लेते हैं। तो 12 15 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो कितना है, एलसीएम हो जाएगा 60, मतलब हमारा जो भी नंबर होगा
वो 60 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि n-5 जो है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से देखते हैं कि n-5 है ना, n-5 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, या जीरो का जो एलसीएम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर वो कितना है, 60 है। यानी कि हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 65 आ रहा है actually। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर देखो 12 से 65 को डिवाइड करो तो भी 5 किलोमीटर, 15 से करोगे तो भी 5, और 20 से भी 5। अब इस नंबर को हमें 4 से डिवाइड करके आंसर बता देना है। इसको 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, सीधी सी बात है, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1, पूरा पूरा कट जाएगा। 4 किलोमीटर दो बचे, 4 किलोमीटर, ठीक है, तो हमारे पास 1 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है प्राइस ऑफ 4 पेन एंड 5 नोटबुक इज ₹130। जो दिया उस हिसाब से मान लेते हैं। वैसे तो इक्वेशंस का है सिंपल सा, एक हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, इनको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो 4 पेन का प्राइस कितना मान लेते हैं, पेन के प्राइस को हम लिखते हैं पी से। पी जो है वो क्या है, पेन प्राइस है। ठीक है, और जो नोटबुक का प्राइस है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल एन से लिख देते हैं। स्मॉल एन का मतलब हो गया नोटबुक प्राइस है ना, नोटबुक प्राइस। तब देखो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, देखो 4 पेन और 5 नोटबुक का प्राइस, 4 पेन प्लस जो 5 नोटबुक है, ठीक है। 4 पेन और 5 नोटबुक का प्राइस कितना था यहाँ से, 130 रुपीज। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और क्या बोला, इफ द प्राइस ऑफ पेन इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, पेन का प्राइस जो है 25% इंक्रीज हो रहा है, ओरिजिनल प्राइस पी था 25%, यानी कि 0.25 इंक्रीज हो रहा है। 1 रुपी पे 0.25 इंक्रीज हो रहा है, मतलब करंटली पेन का प्राइस कितना है। मान लो पेन का प्राइस अगर पहले पी था, तो अब कितना हो जाएगा, पी प्लस 0.025 पी, है ना, मतलब 1.25 पी। तो पेन का प्राइस, करंट प्राइस कितना है यहाँ से, 1.25 पी। और क्या है कि जो नोटबुक का प्राइस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज बाई 20%। 20% वाला हो गया कि अगर हमारे पास पहले प्राइस मान लो एन था, और 20% डिक्रीज होने का मतलब 0.2 डिक्रीज हो रहा है, मतलब कितना बचा, 0.8 एन बचा प्राइस। ठीक है, तो 0.8 एन, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, डिक्रीज द प्राइस ऑफ, है ना, डिक्रीज्ड बाई 20% एंड द प्राइस ऑफ 2 पेन एंड 4 नोटबुक। तो कह रहा है कि हमारे पास जो प्राइस पूछ रहा है ये हमारे पास एक एक पेन की बात हो रही है, 2 पेन एंड 4 नोटबुक। 2 पेन प्लस 4 नोटबुक का प्राइस कितना हो जा रहा है, 0.8 एन इजिकल टू 82 आ रहा है समहाउ, यही तो आ रहा है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करके लिखते हैं तब ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2.5 पी प्लस 3.2 एन इजिकल टू 82। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट हटा लेते हैं इसके, तो पॉइंट हटाने पर कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 25 पी, और यहाँ कितना आ जाएगा 32 पी, और ये कितना 32 एन आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 820। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमें वैल्यू पता चल सकती है। तो हम क्या करना चाहिए, देखो यहाँ 4 पी था, अगर हम साफ साफ देख पा रहे हैं, अगर हमें क्या निकालना है, एक पेन का प्राइस, ये तो एक बार क्या करते हैं, इसको हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। ये बराबर नहीं हो रहा तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन, अगर मैं इसमें पूरे में 6 का मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई होते ही ये पूरा 24 बन जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारे तरफ शायद आ जाना चाहिए, अंदर देखते हैं एक बार। तो यहाँ जाएगा 24 पी, है ना, और प्लस 6 पंजे 30, यहाँ आ जाएगा 30 एन इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा, 13 से 78 है, मतलब 780, यही आ जाएगा। घटाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पी, है ना, 25 हमारे 24 पे पी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 एन। एक पेन और दो नोटबुक, देखो क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, एक पेन और दो नोटबुक का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 के 4 बचे, यानी कि 40 रुपये। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 रुपीज आंसर करेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आई डोंट थिंक दिस वी नीड टू सॉल्व, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल से कितना दे रहा है, 523 पीपल लेते हैं एवरी स्क्वायर किलोमीटर में, 15 स्क्वायर किलोमीटर में 15 इंटू दिस करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
Now try to solve this question. If a person A reads the same number of pages of a book every day, it will take him 30 days to read the entire book. If a person A read 5 pages more than every day, it will take him 20 days. If the person C reads 5 pages less than A every day, how many days it will take to read the entire book? ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, फिर देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं सिंपल सा बोल रहा है कि ए अगर मान लेते हैं सेम नंबर ऑफ पेजेस पढ़ता है, तो सेम नंबर को हम एक्स मान लेते हैं। अगर पर्सन ए जो है वो, देखो ए पर्सन है कोई, ठीक है, ए है कोई बंदा, वो एक्स पेज अगर सेम पेज पढ़ता है, मतलब सेम एक्स पेजेस पढ़ता है एवरी डे, तो उसको 30x मतलब 30 दिन लगते हैं, तो 30x पेजेस पढ़ लेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक के अंदर एक्चुअल में, तो बुक में जो टोटल, एक सेकंड थोड़ा सा इसे लिख लेता हूँ। देखो ए जो बंदा है वो एक्स पेज एवरी डे पढ़ रहा है, तो हमारे पास बुक में टोटल पेज कितने हो जाएंगे, देखो क्योंकि वो 30 डे में पूरी बुक पढ़ लेता है, यानी कि 30x पेज है टोटल बुक के अंदर। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, कहता है कि अगर ए जो है 5 पेज डेली ज्यादा पढ़ता है, मतलब 5 पेज अगर ज्यादा पढ़ेगा, x+5 पढ़ रहा है, तो क्या करता है 20 दिन में पूरी बुक पढ़ लेगा, मतलब 20x+5 डे उसको लग रहा है। तो हमसे क्या पूछा, कि हमसे कह रहा है कि अगर 5 पेज कम पढ़ता तो उसको कितने दिन लगते हैं हमें नंबर ऑफ डे बताने। तो देखो एक्चुअल में तो जो बुक में टोटल पेजेस होते हैं इक्वल होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि 30x इक्वल कितना है 20x+100 के इक्वल है। मतलब 10x इक्वल है 100 के, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू सिंपल सी 10, x की वैल्यू 10 होने का मतलब क्या है कि टोटल बुक में पेजेस कितने हैं 300 पेजेस है, 300 पेजेस की बुक है। आपको तो 300 पेजेस की बुक है और डेली वो कितने पढ़ रहा है, 10 - 5 यानी कि 5 पेजेस पढ़ रहा है ना, डेली 5 पेज पढ़ रहा है, तो फिर 300 पेज कितने दिन में पढ़ेगा, 60 दिन में, तो इसका आंसर कितना आ गया 60 डेज। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, देखो कह रहा है कि 12 लीटर्स टू 80 मिलीलीटर्स ऑफ बनाना शेक, ठीक, 13 लीटर्स 820 मिलीलीटर ऑफ कैरेट जूस वर मिक्स्ड टुगेदर, यानी कि दो हमारे पास अलग अलग जूस है, एक बनाना शेक है और एक हमारे पास कैरेट जूस है, इनको क्या करना है आपस में मिक्स करना है। ठीक है, द मिक्सचर वाज फिल्ड इन 10 bottles ईच कंटेनिंग 1.5 लीटर, ये हमारे पास बोतल की कैपेसिटी है, यानी कि बोतल की क्षमता कितना उसमें भर सकते हैं, तो 1.5 लीटर की बोतल है 10 लीटर और 10 बोतल्स हमारे पास। हाउ मच मिक्सचर लेफ्ट अनफिल्ड। देखो क्वेश्चन के अगर तुम मतलब समझोगे, लैंग्वेज समझोगे, तो सिंपल तो बोलना है कि दो मिक्सचर को मिक्स करना है और 10 बोतल भरना है, और कितना बचा रह जाएगा, जिसमें कैसे देखो, अगर हम आपको बनाना शेक की बात करें तो बनाना शेक कितना है, देखो 12 लीटर्स टू 80 मिलीलीटर, इसको हम कैसे ले सकते हैं 12.28 लीटर्स हो जाएगा ये। ठीक है, 12.28 लीटर है। और अगर हम इसकी बात करें कैरेट जूस, तो कैरेट जूस को हम किससे ले सकते हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी है 13.82 मिलीलीटर है, 13.82 लीटर एक्चुअली, ठीक है, बात वही है। इनको हमें क्या करना है आपस में मिक्स कर दिया हमने उठा के, तो जब आपस में मिक्स कर देंगे तो इसकी जो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी दोनों को मिक्स करने में, इन दोनों को ऐड करना है सिंपल सा, तो कितना हो जाएगा 820 है ना, 2 1 3 3 6 1 मतलब टोटल आ जाएगा 26 लीटर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल आ गया 26 लीटर का मिक्सचर हमारे पास आ गया। इस 26 लीटर के मिक्सचर को हमें कितना फिल करना है 10 बोतल है, हमारे पास 10 बोतल्स और सबकी कैपेसिटी कितनी है 1.5, यानी कि हमारे पास 15 लीटर ही हम लिक्विड को फिल कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा 11 लीटर सिंपल सा बचेगा। सर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है ना, यहाँ से देखते हैं, तो हमारे पास कितना था यहाँ से 820 आ गया यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 2 10 की जो यहाँ से लिखी तो एक 3, 8 3 11 की एक आ जाएगी, यहाँ से लगेगा कितना एक, यानी कि 2 1 3 3 3 6, मतलब कि 26 दशमलव कितने लीटर है। और हम टोटल कितने लीटर क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं 15 लीटर फिल कर सकते हैं, बाकी हमारा बाहर बचा रहेगा। तो अगर हम 26.10 में से 15.0 को हटाएंगे कितना बचेगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, एक बचा, एक बचा, 11 लीटर 100 मिलीलीटर। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर चाहिए, लार्जेस्ट डिजिट का नंबर ऐसा होता क्या है 99999। ठीक है, हमें क्या चाहिए लार्जेस्ट डिजिट का नंबर चाहिए जो कि डिवाइड हो n से रेस्पेक्टिवली, तो हमें क्या दे, मतलब कि जब डिवाइड किया जाए 3 5 7 और 9 से तो रिमाइंडर मिले 1 3 5 से। ठीक है, हमें ऐसा कोई नंबर n चाहिए लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट होना चाहिए, कंडीशन है कि लार्जेस्ट होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं देखो, मतलब कि हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन है क्या होगी कि जो n होगा हम्म, वो लेस देन n क्या होगा हमारा n का जब हम n को डिवाइड करेंगे किससे, n कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोडुलो
3। फिर क्या है, एन कंग्रुएंट आना चाहिए किसके, एन कंग्रुएंट आना चाहिए 5 mod 7। गलत लिख रहा है सारे, यानी कि हमें क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ पे सही लिखना चाहिए, तो एन कंग्रुएंट 3 आ जाएगा, यहाँ पे mod 5 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले भी लिखेंगे, एन कंग्रुएंट 5 mod, यहाँ पे देखो 5 रिमाइंडर बचेगा जब हम किससे 7 से डिवाइड करेंगे, और हमारे पास क्या आएगा, एन कंग्रुएंट 7 आएगा, है ना। 7 रिमाइंडर बचेगा जब हम mod 9 करेंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें इनमें से लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो पहली बात तो देखो, अगर ध्यान से देखें तो एन कंग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 3 हो रहा है। देखो क्योंकि हमारे पास यहाँ से क्या पता, हमें पता है कि अगर हम देखते हैं 7 जो होता है वो कंग्रुएंट किस पे होता है, 1 मॉड्यूलो 3 होता है। ठीक है, तो 7 अगर कंग्रुएंट मॉड्यूलो 3 होता है, देन एन कंग्रुएंट 7 मॉड्यूलो 9 जो कंडीशन होगी वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करती है किसको, एन कंग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 3 को, है ना। तो हमें खाली चेक करना है इनको तीन को, ये वाले तीन। ठीक है, तो हमें खाली तीनों कंडीशन चेक करना है, ये चीज समझना है, क्योंकि 7 कन्वर्ट मॉडुलो 3 होता ही है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एन कन्वर्ट क्या होगा, 7 मॉडुलो 9 ऑटोमेटिकली इस कंडीशन को होल्ड कर ले, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि 3 से 7 को डिवाइड करोगे तो 1 आता है, ठीक है। तो हमें खाली चेक करना है इन तीनों कंडीशन को, 5 7 और 9। अब सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन देखो, मेथड तो दूसरा भी है लेकिन वो ज्यादा लेंथी पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं कैसे, 5 7 और 9 से। इसको तुम 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली डिवाइड करके देखो तो सिंपल सी बात है, देखो अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से यहाँ तक का तो पूरा पूरा डिवाइड, क्योंकि 0 आ रहा है तो 0 वाला टर्म तो डिवाइड ही होना है। ठीक, बचा 8, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 3 से, अगर इसको तुम 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, है ना? इसको अगर हम डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। अगर हम इसको अब 7 से एक बार चेक करते हैं ट्राई करके, इसको जब तुम 7 से डिवाइड करो, 5 7 और 9 से चेक करना है, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 7, 7 तो 28, 1 बचा, 7 में 14, 5 बचे, 7 8 56, 2 बचे, है ना। फिर 7 2 14 6 और 7 7 63, 5 बचा, हाँ ठीक है 7 में 63। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 107 से डिवाइड करके देख रहे हो तो रिमाइंडर बचा है 5। ये भी करेक्ट हो गया। दोबारा में हम 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 से करेंगे 9 कम लो, 9 कम लो, 9 कम लो, पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ कितना बच रहा है, 8 0 है, तो 9 8 72, ठीक है, यानी कि 8 बचा। अब हमारे पास 8 बचा, 88 हो गया। अब अगर 88 को तुम 9 से डिवाइड करोगे तो कितना है ये बताओ, 9 9 81 होता है, सीधी सी बात है, 7 रिमाइंडर बचे, है ना। मतलब कि इसको 9 से डिवाइड करने में हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 7 है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई और इसका आंसर सही है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्व करना है, दूसरा मेथड लगाओगे तो इससे भी बड़ा पड़ेगा, तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक मेथड है। देखो अब लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में एक कंसेप्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत ही आसान सा बेसिक्स, बट ये पता होना चाहिए ना। देखो इसमें क्या दिया है कि इक्वेशन a to the power n minus b to the power n, ठीक है, इक्वेशन a to the power n minus b to the power n is always divisible by, is always divisible by a minus b if n is even, ठीक है। इक्वेशन a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b, a माइनस b से डिविजिबल होगी अगर n हमारे पास इवन है। ठीक है, ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b, है ना। इक्वेशन a की पावर, देखो थोड़ा सा ये वो हो गया, इक्वेशन a की पावर b की पावर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b। अब देखो इफ n इज इवन, अगर n हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, ठीक, देन इट इज, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक, उसी की बात करें, इट इज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n इज ऑड, और अगर हमारे पास n कैसा है, n अगर हमारे पास ऑड नंबर, then it is not divisible by a plus b, it is not divisible by a plus b, ठीक है।
तो हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट था, क्या था कि अगर हमारे पास इक्वेशन ए की पावर एन बी की पावर एन है, ठीक, ए की पावर एन बी की पावर एन है, वो ऑलवेज डिविजिबल होगी इसे ए माइनस बी से। अगर एन हमारे पास इवन है देन इट इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी, अगर एन हमारे पास ऑड है देन इट इज नॉट डिविजिबल बाई ए। इतना याद रखोगे। इसी में अगर हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो जाए, अगर इक्वेशन हमारी क्या हो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक है, इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी इफ एन इज ऑड, ठीक। कह रहे कि इक्वेशन ए की पावर एन बी की पावर एन डिविजिबल बाई ए प्लस बी इफ एन इज ऑड, है ना, इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन it is not divisible by a plus b, है ना, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाई। यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन ए की पावर एन बी की पावर एन में कुछ भी दी है, मान लो कि हमारे पास इक्वेशन, इसको ऐसे भी लिख सकता है कभी कभी, तो ऐसे दे देगा कि एक्स की पावर 7 प्लस वाई की पावर 7 या फिर इक्वेशन में कैसे कर सकता है, हाँ ठीक है, एक्स की पावर 7 प्लस वाई की पावर 7 हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास एन ऑड है, क्या दिस इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई और नॉट, ठीक है, एक्स प्लस वाई से डिविजिबल होगी, एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करना कैसे करोगे, देखो हमारे पास हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एन ऑड है तो डिविजिबल होगी ए प्लस बी, यस। अगर यहाँ पे एन इवन हो जाता मतलब एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, देन इट इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, ठीक। तो आज की वीडियो हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। उसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, उसको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेहतरीन कंटेंट के लिए।